गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी छात्र। अभी तक हम जो क्रियाकलाप हैं, मानव के क्रियाकलाप, उनमें हम प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलाप पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप हैं। इनको पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से प्राथमिक क्रियाकलाप तथा द्वितीयक क्रियाकलाप का परिचय दोबारा से देख लेते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप वे सभी क्रियाकलाप थे जो प्राकृतिक वनस्पति तथा भूमि से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, जिनमें हम किसी तकनीक या किसी मानव ज्ञान का ज़्यादा उपयोग नहीं करते थे, जिसके अंतर्गत हम कृषि ले सकते हैं, आखेट, शिकार करना, संग्रहण। और द्वितीय था जो हम प्रकृति से एक कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उसमें तकनीक का उपयोग करके कोई नई वस्तु तैयार करना, द्वितीय क्रियाकलाप यानी औद्योगिकरण जो है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। आज का जो विषय है तृतीय क्रियाकलाप, तो यहाँ पर आप सेवा सेक्टर के अंतर्गत देख सकते हैं तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम ये सभी क्रियाकलाप सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार तथा वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। सेवाओं के अंतर्गत है बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो क्रियाएं हैं, सरकारी, गैर सरकारी संगठन और निजी संगठन। संचार के अंतर्गत आप देख सकते हैं परिवहन के संचार के साधन, दूरसंचार, दृश्य श्रव्य संचार। दूरसंचार के अंतर्गत आपका मोबाइल आ गया, लैंडलाइंस, इंटरनेट कॉलिंग इत्यादि। दृश्य श्रव्य में आप फिल्में, रेडियो, टीवी, मुद्रण, मीडिया, इंटरनेट इत्यादि। परिवहन में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र, जल, वायु। और जल में यहाँ पे दो प्रकार, आंतरिक, महासागरीय, वायु, यात्री सेवा एवं माल सेवा। सभी प्रकार जो देखें आपने यहाँ पे, ये परिवहन के प्रकार हैं। इसके अलावा व्यापार एवं वाणिज्य, इसके अंतर्गत आपके जो गली मोहल्ले के अंतर्गत दुकानें हैं वो फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। थोक व्यापारी जो मंडियों में बड़ी दुकानें होती हैं जिनसे छोटे दुकानदार सामान खरीदते हैं। तो ये सभी जो एक श्रृंखला के रूप में हैं, जो क्रियाकलाप हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम अध्याय 7 को देखते हैं। अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। यहाँ पर आपने देखा व्यापार डॉक्टर, पारिवारिक डॉक्टर, अस्पताल, यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक, कानूनी सलाह के लिए वकील। अनेक व्यवसायी हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी इन सब के बदले में क्या है, फीस, यानी मूल्य के बदले में सेवाएं दी जाती हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विविध प्रशासन और मनोरंजन। यहाँ पे देखिए आप मनोरंजन भी आ गया है। को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है।
तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तो हम तृतीय क्रियाकलाप से यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं वे सभी सेवाएं जिनके बदले में हम मूल्य चुकाते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। जब मानव की सभ्यता का विकास हो रहा था तो उस समय की बातें बताई जा रही हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। यानी कि जब हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है तो उस समय की बातें बता रहा है कि जो बहुत श्रमिक हैं वो तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होते हैं। तो हमारी जनसंख्या जैसे जैसे इन क्षेत्रों की तरफ उन्मुख होगी तो हम विकसित होते चले जाते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय, यानी सेवाओं का उत्पादन और उनका विनिमय स्थानांतरण दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। सेवाएं जो ऊपर बताई गई हैं, अस्पताल वाली सेवाएं, शिक्षा की संबंधित, वकील की सेवा इत्यादि। उत्पादन को परोक्ष रूप से परिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। जो इसको मापने का स्केल है वो वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। यानी सेवाओं का जो विनिमय है वो व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाओं भी उसमें शामिल होती हैं, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय, तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुएं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उनकी बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। सेवाएं, तो ये चीज़ें सभी बच्चों ने ध्यान रखनी है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। एक नल साज, आपके घर में कभी जब पानी की टंकी से नल से पानी टपकता रहता है या उसमें कुछ पानी आना बंद हो जाता है तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक से तो फिर भी हमारा कम ही दैनिक जीवन में सामना होता है, लेकिन अन्य सभी से हम दैनिक जीवन में इनकी आवश्यकता हमें पड़ती रहती है। इनका काम सामान्य उदाहरण है किसका? तृतीय क्रियाकलाप का। द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा, किसके द्वारा? सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन, तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। अब हम समझ चुके होंगे कि तृतीय क्रियाकलाप कौन से हैं। ऐसे सभी क्रियाकलाप जिनमें सेवा, मूल्य के बदले में सेवा की जाती है, कोई कार्य किया जाता है, वे सभी क्रियाकलाप तृतीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार, आप व्यापारी की दुकान से, आप जान गए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष पर बातें करते हैं, व अध्ययन के लिए अध्यापकों की व रुग्ण होने पर डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो ये तृतीय क्रियाकलाप हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप हैं जिनकी इस सेक्टर में चर्चा की गई है। चार्ट 7.1 तृतीय क्रियाकलापों के वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत करता है कि किन किन आधार पर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। तृतीय क्रियाकलाप को व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार तथा सेवाएं। तो ये तृतीय क्रियाकलाप के प्रमुख आधार हैं। तो सबसे पहला आधार
व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों व क्रिया के क्रय विक्रय हैं। फुटकर और थोक व्यापार। फुटकर यानी छोटा दुकानदार और थोक व्यापार तथा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। उद्देश्य सबका वही रहेगा। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, जहाँ पर खरीद फरोख्त होती है वस्तुओं की। ऐसे सभी क्षेत्र व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। ग्रामीण विपणन केंद्र यानी व्यापार केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियाँ, थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानें होती हैं उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जियों का थोक व्यापार जैसे आज़ादपुर की मंडी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, ये बाज़ारों के प्रकार हैं। ये कैसा बाज़ार है देखते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों पर जहाँ नियमित बाज़ार नहीं होते, यानी ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नियमित बाज़ार नहीं लगते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर यानी विभिन्न समय पर या कुछ समय के बाद या नियमित समय अंतराल पर बाज़ार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पाक्षिक बाज़ार होते हैं। ये या तो एक सप्ताह में या फिर 15 दिन में एक बार यहाँ परिग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर, यानी आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये बाज़ार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। जैसे साबा डेयरी में भी एक वीकली बाज़ार लगता है, वेडनेसडे या थर्सडे को। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते रहते हैं। यानी आज यहाँ पर बाज़ार है तो वो बाज़ार अगले दिन दूसरे क्षेत्र पर लगेगा। नगरीय बाज़ार केंद्रों में, अभी तक बात हो रही थी केवल ग्रामीण की, अब नगरीय बाज़ार केंद्रों में अधिक विशिष्टकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टकृत बाज़ार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाज़ार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाज़ार। यहाँ पे हमें तैयार तथा अर्ध तैयार माल भी मिल जाता है शहरों में। इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सा, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सा आदि भी उपलब्ध होते हैं। यानी शहरी क्षेत्र में ये सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ये सुविधाएं कम ही देखने को या कम ही उपलब्ध हो पाती हैं। फुटकर व्यापार, यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप है फुटकर जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, जहां से आप सीधे जाकर कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक,
द्वार से द्वार, डाक, आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री भंडार के भंडार रहित उदाहरण हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं फुटकर व्यापार के, जो फुटकर व्यापार में सम्मिलित किए जा सकते हैं। जहाँ पर भी आपको बच्चों एनसीईआरटी की बुक में बॉक्स दिखाई दे, उन्हें ज़रूर पढ़ें। भंडारों पर और सामग्री। फुटकर व्यापार में वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार। वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। श्रृंखला भंडार। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। श्रृंखला भंडारण क्या है, तो इसे अवश्य याद रखें। श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि वे अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। तो श्रृंखला भंडार, जो अंतिम पंक्ति आपने पढ़ी, ये तो आपको बिल्कुल रट लेनी है, अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लेनी है। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेष नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास, जब लोगों के पास कोई एक अनुभव हो जाता है भंडारण से संबंधित, तो वे अपने भंडारण के अनुभवों को अनेक स्थानों पर लागू करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वो एक भंडारण करने के लिए गोदामों की एक श्रृंखला बना लेते हैं और वो अपने अनुभवों को एक स्थान की बजाय अनेक स्थानों पर फिर उपयोग में लाते हैं। तो ये तो है श्रृंखला भंडारण। अब थोक व्यापार। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। यानी कि थोक व्यापार बड़े स्तर पर जो व्यापार होता है, जैसे दुकानदारों को सामान दे दिया या फिर आपूर्तिकर्ताओं को। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधे खरीद करते हैं, यानी कंपनियों से सीधा सामान खरीदा और अपने भंडार गृह में सुरक्षित रख लिया, और या तो फिर वो बड़ी बड़ी दुकानों पर, छोटी दुकानों पर, और या फिर आपूर्तिकर्ता जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको वो सप्लाई कर देते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोतों से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। ये बात अवश्य याद रख सकते हैं आप कि जो बड़े दुकानदारों, छोटे दुकानदारों को उधार पर भी सामान देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं उनके पास अगर पूंजी कम है तो भी वो अपना काम अच्छे से चला पाते हैं। परिवहन। परिवहन एक ऐसी सेवा है जहाँ यह सुविधा है जिसमें व्यक्तियों विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है परिवहन क्या है, तो इसका आंसर होगा परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को विभिन्न भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। परिवहन के कारण जो वस्तुएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इसके कारण इनका मूल्य भी परिवर्तित होता रहता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी
या समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जाता है। परिवहन के साधन के चयन में समय तथा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। यानी जो समान दूरी के जो स्थान होते हैं उनको वो समकाल रेखाएं या सम दूरी वाले समान क्षेत्र भी कहा जाता है। जाल तंत्र और पहुंच, ये परिवहन जाल है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। देखिए, जैसे ही परिवहन व्यवस्था विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। यानी विभिन्न स्थान आपस में जुड़ जाते हैं। जब एक मार्ग के द्वारा एक स्थान की बजाय अनेक स्थान जुड़ते चले जाते हैं तो वो परिवहन जाल बनता चला जाता है। जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क दो नोडों को जोड़ती है, यानी दो केंद्रों को जोड़ती है, योजक कहलाती है। जो दो केंद्रों को जोड़ने या दो कस्बों को जोड़ने वाली जो सड़क होती है उसे हम योजक कहते हैं। एक विकसित तंत्र में अनेक योजक होते हैं, अनेक मार्ग हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक से अधिक मार्ग हैं, जिससे वहाँ पर सुगमता से आया जा सकता है। परिवहन की मांग को प्रभावित करने वाले अब कारक देखते हैं कौन कौन से हैं। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है। जनसंख्या का जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। यानी जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी परिवहन की आवश्यकता। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, पर्वतीय है, पठारीय है या मैदानी है, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों पर मार्ग निर्भर करते हैं। अब जो परिवहन विकसित होगा वो किन किन तत्वों या किन चीज़ की आवश्यकता होगी वो सब यहाँ पर दी गई हैं। संचार, जो आप फ़ोन से करते हैं। संचार सेवा में शब्दों, संदेशों, तथ्यों, विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। प्रेषण मतलब जैसे आपको कार्य दिया जाता है व्हाट्सएप पर, आप अपना कार्य कर लेते हैं तो उसे वापस होमवर्क वाले ग्रुप में जो रिप्लाई देते हैं वो प्रेषण है। यानी कि दोबारा से उसको प्रदर्शित करना कि आपने काम कर लिया है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। लेखन ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते थे। पहले की जो लिपियां थी या जो पहले संदेश के माध्यम होते थे, यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में
डाक का निपटारण डाकघरों द्वारा हो रहा है, यानी कि अभी भी। तो अब देखते हैं दूरसंचार, जो वर्तमान समय में अत्यंत उपयोगी है। दूरसंचार का प्रयोग विद्युत प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा है, जो संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है, यानी कि बहुत जल्दी ही हम सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही सेकंडों में कर पाते हैं। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है और मोबाइल दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है, क्योंकि हम जहाँ पर फ़ोन करते हैं वहाँ की सूचनाएं उसी समय तत्काल हमें प्राप्त हो जाती हैं। तार प्रेषण, मोर्स कोड और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। पहले चिट्ठी पत्री आती थी, हम चिट्ठियाँ लिखते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, लेकिन आजकल लगभग वो समाप्त ही हो गई हैं। अब तो केवल कुछ फार्म ही भरे जाते हैं जो बाई पोस्ट या भरे जाते हैं, जो भेजे जाते थे। अब लगभग वो भी बंद होते ही आ गए हैं, क्योंकि जितने भी रोल नंबर, एडमिट कार्ड हैं वो भी आजकल इंटरनेट से ही प्राप्त हो जाते हैं। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचार पत्रों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत स्रोतों को प्रसारण करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत प्रसारण करते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। तो जनसंचार माध्यम किन्हें कहेंगे? जो सूचनाओं का जन जन तक प्रसार करते हैं। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट में वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है, यानी गति ला दी है। बहुत तीव्र गति से सूचनाएं आदान प्रदान बड़े स्तर पर हो पाती हैं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को और कुछ उद्योगों और कुछ लोगों दोनों को। तो सेवाओं के प्रकार हैं के स्तर। कुछ सेवाएं जो हैं उद्योगों को के लिए होती हैं, कुछ लोगों को और कुछ उद्योग और लोगों दोनों के लिए होती हैं। उदाहरणतः परिवहन तंत्र, परिवहन व्यक्तियों के लिए भी है, व्यवसाय के लिए भी है। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्टकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। देखिए यहाँ पर बार बार भुगतान का जिक्र हो रहा है, तो भुगतान को अवश्य याद रखें। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, देखभाल, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति तथा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक हैं। कॉल सेंटर्स आजकल बड़ी डिमांड है, जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। अधिकतर तो कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। राज्य और संविधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है, इकाइयों की स्थापना की गई है, सरकारी तंत्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विविध और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। बाजार से हमारा तात्पर्य है जनसंख्या का आकार कैसा है। मल्टीप्लेक्स और रेस्तराओं की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंदर अथवा निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स
ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत CBD की अपेक्षा कम होगी। यानी क्षेत्र अगर शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पर महंगी ज़मीन होगी, तो शहरी क्षेत्र से थोड़ा बाहर जहाँ पर ज़मीन की लागत थोड़ी कम होगी, ऐसे क्षेत्रों में इनका विकास किया जाएगा। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं, यानी प्रवास का एक मुख्य कारण, और अकुशल होते हैं, यानी जो गांव से आएगा वो तकरीबन अकुशल होता माना जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वे मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है, यानी इनको मेहनताना कम दिया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बावाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। यानी खाना उपलब्ध कराने का जो कार्य करते हैं डब्बा वाले, उनका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो इस लेसन का हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आज पहला भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न लोग कौन कौन हैं और चतुर्थ क्रियाकलाप का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज आप यहाँ तक ही वीडियो को देखें और समझें। थैंक यू।